अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट है और चाहे वो किसी भी एम्बेसी से है। तो आपने जो एक वीज़ा फॉर्म होता है, वो फिल कैसे करना है? सबके लिए इंस्ट्रक्शन सेम है, बस आपने अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको फिल आउट करना है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो ये वीज़ा एप्लीकेशन क्वेश्चनर क्वेश्चनर कौन सा है? ये जो एंट्री फॉर्म है जिसकी वीडियो आपने पहले देख ली है, ये फिल करके उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको शायद विडेक्स बोलते हैं या विडेक्स, जो भी आप प्रोनाउंस कर लें। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस फॉर्म के बेसिकली टोटल 6 सेक्शंस हैं, जिनमें से मैंने 4 फिल आउट कर लिए ऑलरेडी, ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। 2 फिल आउट नहीं किए, वो हम मिलकर करेंगे। उसकी भी कुछ रीजंस हैं। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं, एंट्री फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये 3 मेन स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स का। जब आप इसको फिल आउट कर लेंगे और ये कंप्लीट होगा, यानी जो जो एस्टेरिक वाले थे वो आपने कंप्लीट कर लेंगे, तो ये टिक हो जाएगा। अगर आपने आधा ये फिल आउट नहीं किया होगा तो ये क्रॉस होगा। तो ये जब तक सारे फिल आउट नहीं होंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे क्लिक करते हैं, गो टू द फॉर्म सेक्शन, पर्सनल डिटेल्स। जो आप हैं, आपके अम्मा अब्बा हैं, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। जैसे देखिए, एप्लीकेंट्स पर्सनल डाटा, पोर्शन नंबर 1। उसके बाद पेरेंट्स आपके, उनकी डिटेल्स। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स में आती हैं। अब इसमें आपको 2 चीज़ें बता दूं। जब आपने ये फॉर्म फिल करना है, आपने अपना पासपोर्ट, आपने अपने मदर और फादर का पासपोर्ट या आईडी कार्ड अपने पास रखना है, क्योंकि ये डाटा बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कोई मिस्टेक ना हो, तो ये चीज़ें अपने पास पहले से रख लीजिएगा। तो फर्स्ट नेम आबिद, फैमिली नेम अली। ये नेम आपने अपने पासपोर्ट से देखना है, अपने तुक्का नहीं मारना, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके नाम आप कुछ और बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है। तो जो पासपोर्ट पे है आपने वो लिखना है, एज स्टेटेड इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? वो आपका पासपोर्ट होता है। तो आपने अपने पासपोर्ट अपने सामने रखना है और वहां से अपना नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ ये भी आपके पासपोर्ट पे होगा। और यहाँ पे आपने कॉमास वगैरह नहीं लगाना है। जिस तरह देखिएगा, ये देखिए, इट मस्ट कंटेन लेटर्स, ये कॉमास वगैरह वाले चीजें नहीं चलेंगी। ये चीज है। और अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन क्योंकि पासपोर्ट पे आई थिंक जो लिखा होता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन जो आपके पासपोर्ट पे आपने वैसे लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप हैं। उसके बाद आप मेल फीमेल अपना यहाँ पे सेक्स लिखना है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं। जो आपकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग, मैं तो भाई सिंगल हूँ, दुआ करें मेरे लिए। तो ये सिंगल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। करंट नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान है। लेट्स सपोज आप किसी और कंट्री में रहते रहें और आपने वहाँ की भी नेशनलिटी ले ली हुई है, तो आपने फिर करंट वो लिखनी है। और उसके अलावा जो आपकी पहले नेशनैलिटी थी, तो इफ डिफरेंट फ्रॉम द करंट नेशनैलिटी, द नेशनैलिटी ऑफ एप्लीकेंट एट बर्थ, लाइक जब आप पैदा हुए थे उस टाइम आपको बाय बर्थ नेशनैलिटी कौन सी मिली थी, तो आपने वो लिखनी है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके पास सिर्फ एक नेशनैलिटी होगी, क्योंकि आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान लिखिए और दैट्स इट। डू यू हैव चिल्ड्रन? और अगर आपने ऊपर मैरिड किया है और ऊपर कुछ स्टेटस उस हिसाब से किया तो आपके बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने के बाद उनकी डिटेल्स लिखेंगे अपने बच्चों की। अगर 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे एक एन ऐड अनदर चाइल्ड कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं, तो मैं इसको नो कर दूंगा। पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, अपने फादर और मदर का आईडी कार्ड अपने पास रखना है। और इसमें अपने फादर का नाम और उनका फैमिली नेम ये आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा। लाइक जिस तरह मोहम्मद अली है, तो मोहम्मद आपके फादर का फर्स्ट नेम है, अली आपका फैमिली नेम है फादर का, यानी सेकंड नेम है। नेशनैलिटी पाकिस्तान है। डेट ऑफ बर्थ फादर की जो आपके उनके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, उनकी वो जो दादी ने बताई थी वो डेट नहीं जो उनके डॉक्यूमेंट पे है। फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ जो उनके आईडी कार्ड पे लिखा होगा या पासपोर्ट पे लिखा होगा, या जो आपके बेफॉर्म जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है। रेजिडेंस उनकी कहाँ पे है, तो आपने लिखना है ये। और इसमें भी कॉमा आई थिंक सो नहीं आना, नहीं आ सकता है, यहाँ कॉमा आ सकता है। मदर का नेम आयशा आबिदा अपने पास से मैंने लिखा है। नेशनैलिटी मदर की, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये वो सब चीज़ें जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई हैं।
उसके बाद आपका आपका ऑक्यूपेशन क्या, आपके अब्बा का नहीं पूछ रहे। ऑक्यूपेशन लर्न बाय द एप्लीकेंट। मैं जैसे स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज कर दूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ और हैं या किसी और पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यस, अगर आपको लगता है कि आपके पास मजीद डिटेल्स और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ ये चीज़ें फिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है क्योंकि ये स्टेरिक नहीं है जिस तरह ये है। तो इसके बगैर आपका एप्लीकेशन वैलिड होगी, लेकिन अगर लिख देते हैं तो मसला नहीं है, अगर नहीं भी लिखते फिर भी मसला नहीं है। तो इसको आप कर देंगे सेव। उसके बाद कॉन्टैक्ट डाटा, करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आपका अभी आप कहाँ रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे। आप अगर दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना दुबई वाला एड्रेस लिखेंगे। तो मैंने एक मिसाल के तौर पे ये सपोज कर लिया कि ये जो बच्चा अप्लाई कर रहा है ये दुबई से अप्लाई कर रहा है, तो ये दुबई का एड्रेस लिखेगा। बिजनेस टाउन में रहता है भाई, अमीर आदमी है। पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और ये अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे जो एक्टिव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन है, इज योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वही नेशनैलिटी है, वही रेजिडेंस है, तो आप यहाँ पे यस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है और आप रहते दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, कहीं और रहते हैं और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो इज योर रेजिडेंस, ये जो हमने ऊपर डिटेल्स भेजी हैं, इन अ कंट्री आपकी करंट नेशनैलिटी यानी पाकिस्तान से डिफरेंट है, तो यू विल से यस। तो आप इस पर कर देंगे यस। आप इफ द एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड द नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री वेयर ही एक्चुअली लिव्स, यानी आप दुबई में रह रहे हैं, आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, आपके पास परमिट है, रेजिडेंस परमिट है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस नहीं क्लिक करेंगे। जब आप यस क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक चीज़ ऐड हो जाती है, टाइप ऑफ रेजिडेंट परमिट, कि आपकी टाइप कौन सी है। जिस तरह आप अगर वर्क परमिट पे हैं तो सिंपल यहाँ पे लिखते हैं वर्क परमिट, डेट्स इट। रेजिडेंट परमिट नंबर जो आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर लिखा होता है, मैं एक्सपोज कर लेता हूँ 0953 और 02, ये आपने मेंशन कर देना है। वैलिड कब तक है आपकी, ये भी डेट आपकी एमिरेट्स आईडी पे लिखी होगी। लेट्स सपोज 2 ये अपने 2027 कर देता हूँ, डेट्स इट। इवन दो ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना चाहिए क्योंकि आप कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं, मेरी ये सजेशन है। इसको आप कर देंगे सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का डिटेल सेव्ड का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ओके, ट्रैवल टाइप, उसमें लाइक आपका बेसिकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट आएगा यानी पासपोर्ट आएगा। आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, आपके पास ये देख लें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। ज़्यादातर हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा, तो आपने वही सेलेक्ट करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आपने अपने पासपोर्ट से देख लेना है। डेट ऑफ इशू वो भी पासपोर्ट से देखिएगा। इशू हुआ कहाँ से है, किस स्टेट ने किया है, वो पाकिस्तान ने किया है। प्लीज सेलेक्ट विच कंट्री इशूड द एप्लीकेंट्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट एज स्टेटेड इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया है कि अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, उसको देख के सारी चीजें फिल करें। वैलिड कब तक है और इशू कब तक है, ये डेट ऊपर मेंशन होती है। इशू किया किसने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। और इशू हुआ कहाँ पे, ये जो प्लेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो आपकी इशूइंग जो जगह है वो आपके पासपोर्ट में मेंशन होती है, तो आपने वही लिखनी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। तो ये सिंपल आपने इसको सेव कर लेना है। जिस तरह हम फिल कर रहे हैं तो ये टिक होते जा रहे हैं, और ये टिक तब होगा जब आपके स्टैटिक वाली चीज़ें फिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन पेपर्स थे यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट का डाटा था। अब ट्रैवल डाटा है यानी आपने कब ट्रैवल करना है, आपका क्या हिसाब किताब है। पर्पस, ट्रैवल डेट एंड पर्पस, ये दो मेन चीज़ें। आपने जर्मनी में रहना क्यों है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आपका लैंग्वेज कोर्स है, आपका फैमिली रियूनियन है, जो भी है आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। मेरा स्टडी तो मैं स्टडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, आपने जर्मनी रहना कितनी देर है, कब से स्टे करना है। अब ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से लिखनी है। आप कब से चाहते हैं कि आपको पासपोर्ट मिले, यही डेट इससे आपकी होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर। यही इंटेंडेड डेट आपने यहाँ लिखनी है ताकि आपको उसके मुताबिक वीज़ा मिले। ये ना हो कि आपने ये डेट लिखी हो यहाँ पे अक्टूबर की और आपने जाना हो मई में,
तो वो आपका वीज़ा अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ये ज़रा ध्यान से लिखिएगा डेट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अक्सर तंग करता है, आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स, यानी प्लीज सेलेक्ट यस इफ यू आर श्योर दैट द स्टे विल नॉट एक्सीड 12 मंथ्स, और आपका तो 12 मंथ एक्सीड होगा। उसके बाद कब तक, अब ये डेट भी तंग करती है, ये कब तक की डेट लिखें क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप ये डेट यहाँ लिखा करें कि जो आपका एक स्टडी कोर्स का जो ड्यूरेशन है, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपका कोर्स कितने साल का है, तो वो साल कैलकुलेट करके आपने उस हिसाब से लिख लेना। जिस तरह मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 2025, 26, 27, तो ये 2027 लिख दिया कि मेरी 2 साल की डिग्री है, और ये महीने आप अपने वो अंदाजे से लिख सकते हैं कि जब आपके 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट होंगे, तो डेट्स इट। तो मैं एक महीना कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ इंटेंडेड डेट से। तो ये सेव करके आपने बैक टू ओवरव्यू पे आ जाना। ये हमारी 4 चीज़ें होगी। उसके बाद रेफरेंस। अब रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि आपको जर्मनी बुला कौन रहा है। जिस तरह आप कहते हैं ना, आप अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको बुलाना चाह रही है कि ये बच्चा आके हमारे पास पढ़े। तो ये रेफरेंस आपकी उस यूनिवर्सिटी का है जिसने आपको एडमिशन दिया है। आपने ये डिटेल्स, उसकी डिटेल्स यहाँ पुट करनी है। टाइप ऑफ रेफरेंस यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ प्रॉपर कि अगर आपकी एजुकेशन है तो आपने एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी की कंट्री कौन सा, ऑफ कोर्स जर्मनी है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका एजुकेशन ही होगा। और उसके बाद ये स्टैटिक नहीं है, अगर आपके पास डिटेल्स वैलिड हैं तो लिखें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद ये पोर्शन तो बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिसके मैंने बहुत शदीद क्वेश्चन देखे। ये असल में उस बंदे का कॉन्टेक्ट है, उस बंदे का रेफरेंस है, जिस बंदे के थ्रू, जिस प्रोफेसर के थ्रू, जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको एडमिशन मिला है, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कोर्स में। मिसाल के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एडमिशन मिला है, और जाहिर सी बात है कोई कोऑर्डिनेटर आपको एडमिशन लेटर सेंड कर रहा होगा, कोई जिससे आप सवाल कर रहे होंगे, कोई जवाब दे रहा होगा, आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। इन केस अगर एम्बेसी ने कुछ पूछना है तो वो उस कॉन्टेक्ट पर्सन से डिटेल्स मतलब एक्सचेंज कर सकती हैं। तो ये आपको मिलेंगी कहाँ से, ये ज़्यादा तंग करती चीज़। सबसे आसान, आपका जो एडमिशन लेटर है नंबर 1, उस पे ऊपर या साइड पे करके ये डिटेल्स प्रॉपर वे में मेंशन होगी। अगर वहाँ मेंशन नहीं है, इन केस सेकंड नंबर पे जिस ईमेल से आपको एडमिशन लेटर आया है या जिस ईमेल से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके बॉटम पे डिटेल्स लिखी होती हैं। अगर वहां पे भी नहीं मिल रही आपको, तीसरे नंबर पे जो आपका जो कोर्स होगा उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स या कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स मिलेंगी, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दें। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह नेशनलिटी मालूम नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, और कोई गलत चीज़ लिखने से बेहतर है आप उसको ना लिखें अगर वो स्टैटिक नहीं है। और ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये एड्रेस भी उन्हीं 3 जगहों से मिलेगा जो मैंने आपको बताया। और ईमेल कोशिश करें वही लिखें जिससे आपको ईमेल आई है, और वो @gmail.com वगैरह वाली जीमेल ईमेल ना लिखें, यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक ईमेल लिखें अगर आपके पास वही अवेलेबल है। तो फॉर्म सेक्शन इंक, अच्छा मोबाइल नंबर भी आपने लिखना है, ये मैंने जानबूझ के मिस किया था, तो ताकि हम इसको फिल आउट कर सकें। तो बाकी आई थिंक सो हमने कंप्लीट कर ली है, तो हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद देखें ये सारी चीज़ें फिल आउट हो रही हैं, सिर्फ आप मीन ऑफ स्पॉट एंड डिटेल रिगार्डिंग द स्टे रह गया। इसको हम मिलके फिल करते हैं। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट इन जर्मनी। अच्छा, जर्मनी में बेसिकली आपको डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक ब्लॉक अमाउंट ले सकते हो, आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, तो इट डिपेंड करता है। ज़्यादातर बच्चों के पास ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, नो। सर्टिफाइड वगैरह नहीं हुई तो आप सिंपल नो लिखें। इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आपने जर्मनी में कहाँ पर रहना है। अगर तो आपको अकोमोडेशन मिल गई है तो बेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है। मतलब अगर आपको आने से पहले जर्मनी में अकोमोडेशन मिल रही है तो आप जीते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिली तो कोशिश करें आप जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह सिक्योर हो, बल्कि उससे पहले ही अकोमोडेशन वगैरह देखना शुरू कर दें, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी डॉर्म्स के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में जर्मनी में अकोमोडेशन मिलना, दिस इज ब्लेसिंग, ऑनेस्टली दिस इज ब्लेसिंग। तो यहाँ पे एड्रेस लिखें, और अगर स्टिल एड्रेस नहीं है आपके पास एग्जैक्ट, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना आपने किस स्टेट में जाना है।
तो आप उस स्टेट का यहाँ पोस्टल कोड लिखते हैं, जो भी आपको पता है गूगल कर लें। टाउन सिटी आपका लेट्स सपोज म्यूनिक है, तो वो लिखते हैं। अकोमोडेट आप कैसे हो रहे हैं, या अपार्टमेंट में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरा सिंगल रूम है, तो मैं सिंगल रूम सेट कर लेता हूँ, दैट्स इट। अब ये मजे के क्वेश्चन है, डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंट आउटसाइड द जर्मनी। ये सवाल भी तंग करता है। प्लीज सेलेक्ट दिस फील्ड इफ यू इंटेंड टू रिटेन अ रेजिडेंस आउटसाइड जर्मनी। अब देखिए, आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप जर्मनी आकर अपना जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसको जो रेजिडेंसी है वो रखना चाहते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम रखना चाहते हैं, अगर हमने स्टडी करके वापस तो कहीं जाना है ना। और वो कौन सी रेजिडेंसी है, वो पाकिस्तान की है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपने येस करना है। डू फैमिली मेंबर्स इंटेंड टू कंपनी यू फॉर लॉन्ग टर्म, नो, तो हम इसको येस नहीं करेंगे। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर जर्मनी, येस। और ये आपको ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आपको वो आपके डॉक्यूमेंट्स ही प्रोसेस नहीं करेंगे। प्रीवियस स्टे जर्मनी में कभी हुआ है नहीं यार, हमारा पहली बार है। अगर हुआ है तो उसको येस करें, और ये डिटेल्स लिखें कि आपने कब से कब तक स्टे किया है। तो हमारे केस में नो। कन्विक्टेड, नो। उसके अलावा डिपोर्ट हुए हैं, नो। कोई डिजीज़ है, नो। तो इसको आप कर दें सेव, ओवर पे जाएंगे। अब देखिए, एप्लीकेशन अपलोडेड, यू हैव, ओके। अब जैसे ही देखिए हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया, वो हमें स्टेप नंबर 3 पे ले गया, टू द डॉक्यूमेंट्स पे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पे हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद यही था कि आपका फॉर्म फिल हो गया, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड स्टेप नंबर 1, योर एप्लीकेशन विल टेक स्टेप नंबर 2, और एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। दो इंपॉर्टेंट बातें, ये फॉर्म बड़े ध्यान से फिल करें, एक चीज़। दूसरी बात, अपना पासपोर्ट, अपने मदर और मदर का पासपोर्ट और आईडी कार्ड या आईडी कार्ड अपने पासपोर्ट अपने पास रखें। रेफरेंस को बड़े ध्यान से लिखें, जो क्वेश्चंस जिसमें मैंने फोकस किया उनको बड़े ध्यान से करें। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन स्टिल है, कोई मसला है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, टू गाइड यू, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3, आपके डॉक्यूमेंट्स के आपने ऑनलाइन पोर्टल पे किस तरह से और कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो वॉच द नेक्स्ट वीडियो के और बड़े मजे की वीडियो होगी वो। बाय बाय।